बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण की दो विचारधाराएं समझेंगे आज हम, जिसमें है सकारात्मक अर्थशास्त्र या इसे ही हम वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। दूसरा है आदर्शक अर्थशास्त्र। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम ये भी समझेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज में रहते हुए हम बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संपादित करते हैं। व्यक्तिगत तथा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति वस्तुएं खरीदता है, कृषि करता है, उद्योग लगाता है या नौकरी करता है, या कोई व्यक्ति काम करता है कारखाने में। ये सभी अर्थशास्त्र से जुड़ी क्रियाएं हैं। इस प्रकार मनुष्य की प्रत्येक क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र से ये संबंधित होती हैं। अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याओं को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम दो दृष्टिकोण से आर्थिक विश्लेषण करते हैं, जिसमें है सकारात्मक या वास्तविक अर्थशास्त्र और दूसरा है आदर्शक अर्थशास्त्र। आज का टॉपिक समझने से पहले हम कुछ कथन देखेंगे, जिन कथनों के आधार पर आज का जो टॉपिक है आप खुद समझ जाएंगे। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। हमारे देश की जो पहली जनगणना थी 1881 में हुई थी, परंतु कोविड के कारण जो वर्तमान जनगणना 2021 में होने वाली थी वो अभी तक नहीं हो पाई। इसलिए जो हमारी अंतिम जनगणना के आंकड़े हैं वो 2011 को ही हम आधार मानकर बात करेंगे। ये हमारा पहला कथन है। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 121 करोड़ के आसपास थी। 2011 में जो हमारे देश की जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी? 121 करोड़ के आसपास थी। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ये दोनों कथन में आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ जो पहला कथन है 2011 में जनगणना के वास्तविक आंकड़े दिए गए हैं, जबकि दूसरे उदाहरण में अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार दिए हैं। क्या विचार दिए हैं? ये विचार दिए हैं कि हमको जनसंख्या रोकने के लिए कोई ना कोई नीति बनाना चाहिए। इस प्रकार ये जो पहला कथन है ये वास्तविक या सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, जबकि दूसरा कथन सिर्फ अपने विचार के आधार पर है। एक आदर्श कथन है कि ऐसा होना चाहिए, अर्थात दूसरा कथन आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 70% थी। भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को शिक्षा का अधिकार जो कानून है, नियम है, उसको प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। इन दोनों कथनों में भी वही अंतर है। ये जो पहला कथन है ये वास्तविक तथ्य और आंकड़े और सांख्यिकी पर आधारित है, अर्थात ये क्या होगा? सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। जबकि दूसरा कथन अपने विचार पर आधारित है, जिसकी हम सत्यता की जांच नहीं कर सकते। ये केवल क्या होना चाहिए के आधार पर कथन है, इसीलिए यह क्या होगा? हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र। एक और उदाहरण देख लेते हैं। बैंक की ब्याज दर 8% है। देश की जनता को डाकघर और बैंकों में बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ तो आप खुद बता सकते हैं कि ये दोनों में हमारा अर्थशास्त्र कौन कौन सा है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये जो पहला है बैंक की ब्याज दर 8% है, तो ये क्या होगा? हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र। और दूसरा क्या होगा? आदर्शक अर्थशास्त्र। ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि जनता को जागरूक करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक बचत करे, परंतु इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, जबकि ये क्या है? ये वास्तविक
आंकड़े हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये तीनों कथन के जो विचार क्या दर्शाते हैं कि जब हमारे पास जो वास्तविक आंकड़े हैं उसके आधार पर जो अर्थशास्त्र होगा वो होगा सकारात्मक, जबकि विचारों के आधार पर हमारे कथन के आधार पर होगा ये अर्थशास्त्र होगा हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र। यहाँ कुछ और कथन दिए हुए हैं। भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में की जो वर्तमान जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार अभी वर्तमान में 2022 में लगभग 139 करोड़ लोग हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 139 करोड़। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा कथन है, वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर वर्ष 2036 में भारत की जो जनसंख्या है लगभग 152 करोड़ हो जाएगी। ये सभी कथन वास्तविक अर्थशास्त्र के हैं या सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हैं। ये कथन भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों की जनसंख्या की स्थिति बता रहे हैं। इसीलिए जो सकारात्मक अर्थशास्त्र के जो कथन होते हैं, क्या था, क्या है तथा क्या होगा से संबंधित होता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सकारात्मक अर्थशास्त्र में हम केवल वास्तविक बातें आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं और जिसे हम सत्य या असत्य प्रूफ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए रहते हैं ये वास्तविक आंकड़े होते हैं और ये तीनों काल पर आधारित हो सकते हैं। भूतकाल के भी हो सकते हैं, वर्तमान के भी हो सकते हैं और भविष्य के भी हो सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक दिन देश की बेरोजगारी का अंत करेगा। दूसरा है, लोगों को बैंक से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि साहूकार लोग गरीबों का शोषण नहीं कर सके। यानी व्यक्तियों को हमको जागरूक करना चाहिए कि लोग साहूकार से ऋण ना लें, जबकि किससे ऋण लें यदि इनको ऋण की आवश्यकता है तो बैंक से। भारत में 100% कोरोना की वैक्सीन लग जाना चाहिए जिससे कोरोना की जो महामारी है इसको रोका जा सके। ये तीनों कथन केवल विचार दर्शाते हैं, इसलिए इनकी सत्यता की जांच नहीं हो सकती। इन कथनों में हम वाद विवाद और बहस भी हो सकती है क्योंकि सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यही कथन देख लीजिए कोरोना के वैक्सीन को लेके, कुछ लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। उनका मत है कि वैक्सीन यदि हमने लगवा लिया तो उसके साइड इफेक्ट है। तो जो आदर्शक अर्थशास्त्र है वो केवल ये बात करता है कि क्या होना चाहिए, ये प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वास्तविक आंकड़े नहीं हो सकते और यहाँ पर वाद विवाद भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है, परंतु आप यदि ऐसा नहीं मानते कि मनरेगा से बेरोजगारी दूर होगी तो आप अपना तर्क भी रख सकते हैं कि नहीं, मनरेगा से कभी भी बेरोजगारी का अंत नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो आदर्शक अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण है इसमें वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सभी व्यक्तियों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र में वास्तविक आंकड़े होते हैं, इसलिए वहाँ तर्क वितर्क और बहस नहीं हो सकती। सकारात्मक अर्थशास्त्र। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी से, सीनियर प्रोफेसर रॉबिन्स और अनेक अर्थशास्त्री, आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? वास्तविक विज्ञान इसलिए मानते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र में हम वास्तविक तथ्य, आंकड़े और सांख्यिकी के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। मतलब जहाँ पर भी हम मतलब सांख्यिकी है तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। इसीलिए अर्थशास्त्री इसको वास्तविक विज्ञान मानते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, यानी जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर हम सकारात्मक अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग करता है तथा यह निर्धारित करता है कि तथ्यों के आधार पर अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए। यानी हमारे पास यदि जनसंख्या के आंकड़े हैं कि 2011 में हमारी जनसंख्या 121 करोड़ थी, तो इसके आधार पर अर्थशास्त्र ये बताएगा कि हमको कौन कौन सी नीतियां बनाना चाहिए जिससे कि हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रित हो सके। वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कारणों
एवं परिणामों के बीच संबंध को बताता है। ये किस कारण से 121 करोड़ जनसंख्या हो गई और इसका क्या परिणाम होगा, ये भी हम इस आंकड़े के आधार पर बता सकते हैं। यह अर्थशास्त्र क्या था, क्या है और क्या होगा से संबंधित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक अर्थशास्त्र कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ये यही इसमें हम यही चीज जानना चाह रहे थे कि अर्थशास्त्र में हम कौन-कौन सी चीजें पढ़ते हैं। तो एक चीज, एक तरह का जो अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम वास्तविक आंकड़े के आधार पर हम आर्थिक नीतियां और नीतियां बनाते हैं, उसे हम सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा है हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र। अनेक अर्थशास्त्री हैं, जैसे मार्शल है, पीगू है, कीन्स है। ये सभी अर्थशास्त्र की विश्लेषण को क्या होना चाहिए के आधार पर करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि आदर्शक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए की व्याख्या करता है। आदर्शक अर्थशास्त्र मूल्यगत निर्णयों पर आधारित है, यानी हमारे विचारों पर आधारित है कि समाज के लिए जितने भी हमारे नीति निर्धारण होते हैं, नीति नियम कानून बनते हैं, वे किसके आधार पे बनते हैं? आदर्शक अर्थशास्त्र के आधार पर। आपने देखा है सरकार की अनेक योजनाएं चलती हैं जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता, सरकार का खर्च बढ़ता है। फिर भी सरकार उन योजनाओं को चलाती है जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, समाज में असामाजिक वो आर्थिक असमानता है उसको दूर कर सके। तो कहने का मतलब है आदर्शक अर्थशास्त्र में हम वो बातें पढ़ेंगे जो समाज के लिए ज़रूरी है और जो नीतिगत है, जो समाज के कल्याण के लिए है। तो इस तरह से ये जो अर्थशास्त्र है इसमें केवल विचार की प्रधानता होती है, जो हर व्यक्ति का अलग-अलग हो सकता है। आदर्शक अर्थशास्त्र यह है कि अर्थव्यवस्था को कैसा होना चाहिए। आदर्शक अर्थशास्त्र किसी दी हुई परिस्थिति में क्या होना चाहिए की विवेचना करता है। आदर्शक अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं तथा कार्यों की अच्छाई तथा बुराई पर प्रकाश डालता है। यानी ये नियम जो बना है, कोविड को का 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए देश में। अब इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इन दोनों बातों पर इस पे पक्ष विपक्ष और तर्क वितर्क हो सकता है। तो एनालिसिस जो होता है इस तरह का, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? आदर्शक अर्थशास्त्र। इस प्रकार आदर्शक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, ये केवल एक व्यक्ति के विचार को प्रस्तुत करता है। मेरा विचार था कि देश में 100% वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ये आपका विचार नहीं था या मेरे पड़ोसी का विचार नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि ये मेरा विचार है तो सबका विचार यही हो। तो ये अच्छाई बुराई और ये डिस्कशन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमारे देश में जितने नए नियम कानून बनते हैं उनमें विचार होता है कि ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही जो अर्थशास्त्र का की शाखा है आदर्शक अर्थशास्त्र, इसमें भी अर्थशास्त्र के लिए क्या सही है और क्या नहीं है इस पर विचार किया जाता है। जबकि वास्तविक आंकड़े किसमें प्रस्तुत किए जाते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र में। सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। दोनों में यदि हम अंतर पढ़ लेंगे तो हमारे मन में जो कन्फ्यूज़न है वो और दूर हो जाएगा। देखिए मैंने उल्टा इसलिए शुरू किया है, इसको पहले उदाहरण से इसलिए समझाया है क्योंकि परीक्षा में अक्सर केवल कथन आते हैं। उसमें ये बताना पड़ता है कि ये कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र का है कि आदर्शक अर्थशास्त्र का है। तो मैंने 3-4 उदाहरण 5 उदाहरण जो लिए हैं उससे आपको क्लियर हो गया होगा। आप परीक्षा में लिख पाएँगे कि कौन-सा कथन जो तथ्य पर आधारित है, आंकड़े पर आधारित है वो सकारात्मक होगा और जो केवल विचार पर आधारित है उसको हम आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न हैं इसी तरह से आते हैं और कभी-कभी ये दोनों में अंतर का प्रश्न भी पूछा जाता है। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर। सकारात्मक अर्थशास्त्र में कथन भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित आंकड़ों तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं। हमने उदाहरण में देखा था कि हमारी जनसंख्या 1881 में शुरू हुई, 2011 के आंकड़े हमने देखे, या हमारी जनसंख्या 2030 में कितनी होगी। तो ये भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों तरह के आंकड़ों पर आधारित होता है। आदर्शक अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दे और समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचार रखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? केवल विचार रखे जाते हैं।
दूसरा है हमारा संबंध। सकारात्मक अर्थशास्त्र के कथन क्या था, क्या है और क्या होगा से संबंधित है। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र में का जो मुख्य कथन है क्या होना चाहिए, मेरा विचार था कि वैक्सीनेशन 100% होना चाहिए। तो इस तरह से आदर्शक अर्थशास्त्र किसको महत्व देता है कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए। जांच, इनके इन तथ्यों की सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। 121 करोड़ जनसंख्या थी जनगणना के आधार पर, यानी इसकी हम तथ्यों की जांच हम कर सकते हैं क्योंकि ये किस पर आधारित है, सांख्यिकी पर आधारित है, वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। जबकि इसकी सत्यता की जांच हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा विचार था, सबका विचार यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। निर्णय, तथ्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ के जो निर्णय हैं किसके आधार पर करते हैं, तथ्यों के आधार पर, सांख्यिकी के आधार पर। 121 करोड़ जनसंख्या है, हमको जनसंख्या की नीति क्या बनाना चाहिए। जबकि यहाँ केवल सुझाव की बात होती है कि ये विधि हमको अपनाना चाहिए कि नहीं। यहाँ हम केवल सुझाव दे सकते हैं, हम यहाँ पर विश्लेषण नहीं कर सकते। मेरा वजन 100 किलो है। यदि मैंने कहा कि मेरा वजन 100 किलो है तो इसकी हम जांच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सकारात्मक अर्थशास्त्र है तो सही होगा, हम इसकी जांच लेकिन यहाँ कर सकते हैं। मेरा वजन हो सकता है कि 89 केजी हो, कितना हो, 89, लेकिन मैंने कहा है कि मेरा वजन 100 किलो है, तो हम वजन तौल के हम पता कर सकते हैं कि मेरा वजन 100 है कि नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी महिला का वजन 100 किलो नहीं होना चाहिए, ये एक विचार है, ये मेरा विचार है कि किसी भी महिला का जो वजन है 100 किलो नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि वजन ज्यादा होगा तो वो महिला स्वस्थ नहीं होगी, या पुरुष भी है उसका वजन भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप इन दोनों के अंतर से और आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा अर्थशास्त्र जो वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होता है उसे हम सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र क्या होता है, जहां पर केवल विचार, लोगों के विचार, सबके विचार यहाँ अलग अलग हो सकते हैं, सभी अपने विचार अपने आधार पर नीतियों के बारे में और हर बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र। बहुत कठिन नहीं है, आप नोट्स जरूर बना लीजिए, अंतर आप याद कर लीजिए और आप 4-5 बार जितने कथन या स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपको परीक्षा में ना बने, क्योंकि परीक्षा में जरूर इससे संबंधित कथन आपको पूछा जाता है। थैंक यू।